Good morning, students. So today I starts chapter third, the agrarian policies, colonial agrarian policies. सेकेंड पार्ट जैसा कि कल मैंने आज वीडियो जो अपलोड किया है सुबह वो पार्ट फर्स्ट है और जिसमें परमानेंट सेटलमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है और सम पार्ट्स ऑफ स्मार्ट क्लास वीडियो से भी दिया गया है। तो आज पुनः स्मार्ट क्लास वीडियो से इसका अदर पार्ट्स हम दिए हैं और इसके साथ साथ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप दैट यू विल watch video and understand its topics and you sure to make notes and solve your question answer. Mahalwari settlement was introduced in 1822 by Holt Mackenzie. जैसे हमने बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट जो इजरादारी सिस्टम था उसके तहत 3 रेवेन्यू सिस्टम दिए गए, जिसमें महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट और बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड हॉल्ट मैकेंजी जिन्होंने महलवारी सिस्टम दिया, और तीसरा था मुनरो जिन्होंने रैयतवारी सिस्टम दिया। इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, सर्टन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब, इट accounted for 30% of the company's territories covering in United Provinces। मतलब जो आज उत्तर प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश, पंजाब, मतलब नॉर्थ इंडिया में 30% जो है कंपनी के टेरिटरीज में ये चीज़ लागू किया गया। सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब बी द वेरिएंट्स ऑफ द सिस्टम। तो महल मीन्स विलेज विच फॉर the Mackenzie was very important and needed to be preserved. Hence, the unit of revenue settlement was the village or mahal, and the land revenue demand was made collectively on the village. किसके बेस पर? the unit of revenue settlement, मतलब एक रेवेन्यू राजस्व की इकाई एक उन्होंने सेटलमेंट किया और विलेज में, गांव में, और उसका जो होते थे लोग, गांव के लोग मिल करके कलेक्टिवली उसको करते थे। डिमांड्स एंड मेड कलेक्टिवली ऑन द विलेज, सामूहिक रूप से करते थे और जो रेवेन्यू होता था वो देते थे। द विलेज हेडमैन और लंबरदार कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड हैंडेड इट ओवर टू द गवर्नमेंट। जैसे उसमें था जमींदार जो था, लेकिन इसमें क्या था, गांव का मुखिया, लंबरदार जो होता था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करके और सरकार को देता था। द हेड ऑफ द विलेज फिक्स द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लैंड। गांव का मुखिया या हेडमैन लैंड के बेसिस पर, लैंड की फर्टिलिटी के आधार पर रेवेन्यू को फिक्स करता था। टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन and the custom and right of different agriculture group, मतलब जितने कल्टीवेशन के योग्य लैंड थी और डिफरेंट एग्रीकल्चरल ग्रुप, इसके आधार पे डिवाइड किया गया था। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। मतलब जो प्लाट थे, जो रेवेन्यू का एस्टिमेट किया जाता था कि इतना राजस्व मिलेगा इससे, वो गांव में जो ज़मीन होती थी कल्टीवेटिंग के योग्य, उसके आधार पर रेवेन्यू तय किया जाता था। द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब जितना प्रोडक्शन, सपोर्ट दैट 1 क्विंटल, 1 क्विंटल हुआ अगर, तो उसका हाफ मतलब 50 kg का जो इनकम होगा वो रेवेन्यू के रूप में देना होता था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली एंड नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। और ये जो है डिमांड, ये मांग जो है एक पीरियडिकली रिवाइज होता था, एक समय उसका निर्धारित था, नॉट अ फिक्स्ड परमानेंटली, परमानेंटली फिक्स्ड नहीं रहता था, जैसे 5 साल 10 साल ऐसे। However, even under this system, the condition of peasant remained pitiable। वैसे भी इस सिस्टम के भी तहत जो है किसानों की स्थिति जो है दयनीय रही। एंड हेड ऑफ द विलेज रिटेन द राइट टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू, और जो गांव का मुखिया था रिटेन द राइट टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू,
और जो उनसे रेवेन्यू वसूलता था और उसके बाद गवर्नमेंट को पेड करता था, और तो उससे जो है वो अपने सुख सुविधाओं का आनंद लेता था। रैयतवारी सेटलमेंट। थर्ड टाइप, रैयतवारी और मुनरो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो। इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू द बॉम्बे प्रेसिडेंट, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तक भी गया, पहुंचा, वहाँ भी लागू किया गया। इन साउथ एंड आसाम ओवरऑल इट अकाउंटेड फॉर 51% ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज। पूरे कंपनी के द्वारा जो जीते, मतलब जो कंपनी के अधीन एरिया थे उसका 51% जो है पे ये सिस्टम लागू हुआ, रैयतवारी सिस्टम। द प्रायर टू मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड had tried the Rayatwari system or small scale in areas that were annexed by the British from टीपू सुल्तान। अर्थात जो एरिया टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान से एनेक्ट किया था, जीता था, उस पर इन साउथ इंडिया देयर वेर नो ट्रेडिशनल जमींदार, वहाँ पे कोई परंपरागत जमींदार नहीं था। लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टिवेटर्स, दैट इज रायोट्स। तो रायोट्स क्या होते थे? कल्टिवेटर्स, मतलब जो लैंड जिसके अधीन होती थी। तो इस बार तो ना लंबरदारी सिस्टम के तहत न जमींदारी सिस्टम के तहत रेवेन्यू को वसूल किया गया, सीधा रायोट, सीधा किसानों के माध्यम से। बोथ मुनरो एंड रीड felt that the land settlement must be made directly with the railroad। किससे? सीधा किसानों से, कल्टीवेटरों से। द सिस्टम केम टू बी नोन एज द रैयतवारी सिस्टम, और ये सिस्टम जो है रैयतवारी सिस्टम के नाम से जाना गया था। द लैंड रेवेन्यू वाज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार और लंबरदार, राजस्व जो है जमींदार या लंबरदार नहीं वसूलते थे, बट टेकन फ्रॉम द रैयत और कल्टीवेटेड डायरेक्टली, डायरेक्टली जो है रैयत से लिए जाते थे। दे डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और वो लोग सरकारी खजाने में ले जाके जमा करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कल्टीवेटर बिकेम लैंड ओनर, इस तरह से कल्टीवेटर जो थे वो लैंड ओनर हो गए, भूमालिक। एंड देयर वाज नो इंटरमीडिएटरी, और कोई बीच का बिचौलिया नहीं रहा। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि का कैसे कमर्शलाइजेशन किया गया। Commercialization of agriculture means that peasant grows more than what he had his family can consume। Means किसान जो ग्रो करते थे, जो अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए उससे अधिक जो कंज्यूम करते थे, मतलब जो उपभोग से अधिक प्रोडक्शन करना पड़ता था उनको, एंड सेल द रेस्ट इन द मार्केट, और उसे मार्केट में बेचते थे, जो बचता था उससे अपनी जीविका चलाते थे। इट यूजुअली हैपन इन एन इकोनॉमी वेयर द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन ईच कैश रेदर दैन एज पार्ट्स ऑफ टू प्रोड्यूस। अब लैंड रेवेन्यू क्या था? कैश के रूप में जमा होने लगा, जबकि पहले जो प्रोडक्शन उनका होता था उसके आधार पर रेवेन्यू लिया जाता था। During the colonial period, commercialization of agriculture was the outcomes of the three land revenue settlement। क्या था? आउटकम्स ऑफ द, जो ये 3 रेवेन्यू सेटलमेंट थे उसके ही परिणाम स्वरूप जो है कृषि का कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ। दैट वी रीड अबाउट अर्लियर, दीज सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन कैश पेमेंट एंड वंस इन प्लेस एग्रीकल्चर कमर्शलाइज्ड रैपिडली, अर्थात कृषि का कमर्शलाइजेशन बड़ी तेज़ी से हुआ, व्यापारीकरण हुआ, मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम से एक कमर्शियल खेती की शुरुआत हुई। द लंबरदार एंड द रयोत हैड टू मेक प्रोविजन फॉर कैश, दे सोल्ड अ पार्ट्स ऑफ दियर प्रोड्यूस इन द मार्केट सो एज टू बी एबल टू पे कैश रेवेन्यू टू द ट्रेजरी। वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते थे, जिससे कि नगद जो है पैसे को खजाने में जमा कर सके।
इन द रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स कल्टिवेशन ऑफ सर्टन कमर्शियल क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप बिगन। पीजेंट वर एनकरेज टू कल्टिवेट हाई वैल्यू कमर्शियल, किसानों को भी एनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया को हाई कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करें, वेयर नॉट नीडेड लोकली एंड वर ओनली मीन फॉर एक्सपोर्ट। मतलब नॉट नीडेड लोकली, अपनी लोकल नीड के लिए ही नहीं बल्कि मीन्ट फॉर एक्सपोर्ट, उसको निर्यात करने के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ऑन एग्रीकल्चर? कमर्शियल क्रॉप वर ऑफन कल्टिवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप। किसके बेस पर? फूड क्रॉप के बेस पर जो है, फूड क्रॉप की कीमत पर जो है कमर्शियल क्रॉप ग्रो किया जा शुरू किया गया। द प्लांटर्स यूज द फ्रेडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑपरेशन टू फोर्स द पीजेंट टू कल्टिवेट देम। जो प्लांटर्स होते थे वो उनके साथ फोर्सली कि आप किसानों के साथ कि ये तुम्हें फोर्सली कल्टिवेट करना है। दिस लेड टू द इम्पोरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री, और इससे जो है इम्पोरिशमेंट मीनिंग नीचे दी गई है, मतलब गरीबी, किसान हमारे मिजरी लाइफ शुरू हो गया, उनका दुखी जीवन, गरीबी का जीवन, क्योंकि उस जो उन्हें उससे पैसा मिलता था उससे वो अपने फूड क्रॉप खरीदते थे जो कि हाई रेट पर उन्हें मिलता था, अर्थात खाने के लिए भी अब उन्हें नहीं मिल पाता था। सिंस दीज क्रॉप्स वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दियर डिमांड फ्लक्चुएटेड वाइडली, और उनकी मांग जो है फ्लक्चुएट करती थी, कभी घटती बढ़ती, इन द ईयर्स ऑफ गुड हार्वेस्ट, अर्थात जब फसल अच्छी हो जाती थी तो डिमांड कम हो जाती थी, रेट डाउन हो जाता था, जैसे आज भी है। इट बेनिफिटेड द पीजेंट बट इन केस ऑफ ए पुअर हार्वेस्ट, इससे तो किसानों को फ़ायदा होता, लेकिन जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो पीजेंट सफ़र्ड बैडली, तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, हाई रेट पे उन्हें खरीदना पड़ता था। बिकॉज मच ऑफ द लैंड वाज सेट असाइड फॉर नॉन फूड क्रॉप, ज़्यादातर जो है नॉन फूड क्रॉप की खेती होनी शुरू हुई। पीजेंट डिड नॉट हैव इनफ टू ईट, तो उनके पास खाने के लिए नहीं रहेगा। वही हमने बताया कि जब धान गेहूं की खेती करना बंद हो गया तो धीरे धीरे उनके पास खाने की समस्या, और फेमाइन ड्यूरिंग द ड्रॉट, ड्यूरिंग द फ्लड, जब बंगाल में फेमाइन कंडीशन आया, बिकम आ स्टैंडिंग फीचर्स। 10 Bengal famine of 1770 marked the early years of colonial rule in India, while the Bengal famine of 1943 marked its closing years. मीन्स बंगाल में 2 बार फेमिन कंडीशन आई, 2 बार नेचुरल क्लैमिटीज़ हुई, जैसे कि एक 1770 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड्स मतलब शुरुआत में था, और एक लास्ट में जब समाप्त होने की था 1943 में। मेजर कमर्शियल क्रॉप इन द फर्स्ट फेज ऑफ कमर्शियल कॉलोनियल रूल, ओपियम एंड इंडिगो, अफीम और नील की खेती शुरू की गई। फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी हाउएवर द डिमांड फॉर न्यू कॉमर्शियल क्रॉप इंक्रीज, नई कॉमर्शियल क्रॉप जूट, कॉटन, रबर फ्रॉम इंडिया वर नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो उस समय फैक्ट्री इंग्लैंड में फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में जूट, कॉटन और रबर की मांग हुई, और अगला 19th सेंचुरी में जूट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन यूरोपियन फैक्ट्री, और जूट बंगाल में सबसे अच्छा जूट, सबसे अधिक जूट पैदा होता है। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, ओपियम वाज कल्टिवेटेड इन वेस्टर्न इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना। वेस्टर्न इंडिया में इसकी खेती होती थी और चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था। द ब्रिटिश बॉट टी फ्रॉम चाइना, और ब्रिटिश जो है चाइना से टी खरीदते थे। हैड टू पे फॉर इट सिल्वर, उसके लिए वो सिल्वर देते थे, क्योंकि चाइनीज डिड नॉट वांट वेस्टर्न गुड, क्योंकि चाइनी को वेस्टर्न चीज़ें नहीं पसंद थी, वो नहीं लेता था। लेकिन इसीलिए
ब्रिटिश ने ये चीज़ उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इंडिगो की खेती, ओपियम की खेती यहाँ पे कराई जाए इंडिया में। तो इसीलिए उन्होंने फोर्स किया बंगाल किसानों को, बिहार के किसानों को, कि ओपियम की खेती की जाए और उसके बदले में वो चाइना से एक्सचेंज करके टी खरीदते थे। Soon they came up with a very corrupt plan for providing opium in India and smuggling it into China. Smuggling, जैसे जानते हैं आप, illegal things है. The British took up this completely illegal trade as it financed their टी ट्रेड। अपने चाय की खेती को, चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने ये इलीगल काम शुरू किया, जबकि ये वेस्टर्न कंट्रीज में बोया जाता था, पश्चिमी देशों में। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, नील की खेती, जैसे कि अभी वीडियो में आपको दिखाया गया है, जो स्मार्ट क्लास से बनाए हैं, उसमें इंडिगो प्लांटर एंड इंडिगो कल्टीवेटर और इंडिगो रिबिलियन कैसे हुआ, इंडिगो से कैसे जो है उसकी खेती से कैसे प्लांट्स, उसके एक्सट्रैक्ट से इंडिगो तैयार की जाती थी, और जिसका यूरोपियन मार्केट में काफ़ी मांग था। जो डाई, उस समय डायर्स जो होते थे इंडियन इंडिगो की डिमांड रखते थे, 80% इंडियन इंडिगो मांग थी, और उसी को डोमिनेट करने के लिए ब्रिटिश ने जो है अपना ये किया। इंडिगो वाज अ मेजर आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम 16 टू लेट 19th सेंचुरी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक मेन आइटम था। इट वाज यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स टू डाई क्लॉथ, कलर करने के लिए। इंडियन इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ड्यू टू इंक्रीज in cotton production after the industrial revolution. Another reason was the abandonment of the indigo production in the Caribbean island in 18th century after the African slaves who worked on the indigo plantation revolted in 1791. जब अफ्रीकन स्लेव्स जो थे, दास जो थे, गुलाम, इंडिगो प्लांटेशन में काम करने से रिवोल्ट कर दिए, मना कर दिए, तो उस समय एक और मांग बढ़ी और इंडिया 10 टन टू इंडिया, इस तरह से ब्रिटिश जो है उस कैरेबियन आइलैंड की तरफ से इंडिया की ओर मुड़े, क्योंकि वहाँ पे खेती तरह से बंद हो चुकी थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे। इंडिगो कुड बी प्रोड्यूस इन बंगाल इन लार्ज क्वान्टिटीज़ बिकॉज ऑफ द एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, क्योंकि यहाँ पे सस्ते लेबर मिलते थे और यहाँ एक अच्छी आशा थी इंडिगो प्रोडक्शन की। बिसाइड द क्वालिटी ऑफ बंगाल इंडिगो वाज एक्सीलेंट, इसके अतिरिक्त जो है बंगाल का इंडिगो जो था वो एक्सीलेंट क्वालिटी का था। सो EEIC began to look for ways to bring large areas in Bengal under indigo cultivation. There was two main system of indigo cultivation, जैसे वीडियो में बताया गया है स्मार्ट क्लास में, निश सिस्टम एंड रयोती सिस्टम। एक तो निश सिस्टम जो खुद किसान कल्टीवेट करते थे, और रयोती मतलब जो कल्टीवेटर्स होते थे। निज, अंडर दिस सिस्टम प्लांटर प्रोड्यूस, मतलब निज मतलब अपना, अर्थात जो प्लांटर होते थे वो इंडिगो की खेती करवाते थे। इसके लिए क्या होता था, उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए उन्हें प्लाऊ एंड बुलक्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उन्हें किसानों से लेना पड़ता था, और किसान जो है उस समय अपने धान की खेती में लगे होते थे, जिससे वो लोग रिफ्यूज़ कर दिए। और रयोती सिस्टम में प्लांटर्स फेल्ड विद द निश सिस्टम, दे इंट्रोड्यूस द, जब निश सिस्टम जब खुद खेती करने में वो फेल हो गए, काफ़ी उनको खर्चा पड़ने लगा, तो उन्होंने रयोत सिस्टम मतलब कल्टीवेटरों से कहा कि तुम खेती इसकी करो। रयोत वर गिवन लोन्स, और उनको लोन दिया जाता था, ग्रो इंडिगो ऑन 25% ऑफ एरिया अंडर दियर होल्डिंग, अर्थात जो एरिया उनके कब्जे में रहता था उसका 25% लोन दिया जाता था। लेटर पीजेंट वर इन्फॉर्म टू लोन्स कुड बी रिपेड ओनली बाई सप्लाइंग इंडिगो, और कहा जाता है लोन तभी आपको रिपेड करना होगा जब आप इंडिगो की सप्लाई करेंगे, और प्लांटर्स एट फिक्स्ड लो रेट, और प्लांटर्स उनसे फिक्स्ड एक कम दाम पर खरीदते थे। तो इससे जो प्रॉब्लम निच में क्या प्रॉब्लम आई अभी हमने बताया था, और कल्टीवेटरों को, रयोतों को क्या
peasant growing indigo on their field received price for it. They were unable to repay the loan, और जब वो लोन लेने देने में अक्षम होते थे तो कल अब मनी लेंडर, तो मनी लेंडर के हाथ की कठपुतली बन जाते थे, जैसे वो चाहते थे वैसे उनको करना पड़ता था। आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो पीजेंट कुड नॉट सो द सेम लैंड विद राइस। इंडिगो की खेती करने के बाद उस खेत पर वो धान भी नहीं उगा सकते थे क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बहुत लेस हो जाती थी। द पीजेंट रिफ्यूज टू फॉलो दियर ऑर्डर्स, और जब पीजेंट उनके ऑर्डर को रिफ्यूज कर देते थे प्लांटर्स और तो प्लांटर उनके साथ बड़ी बर्बरता के साथ लाठी डंडों और से साथ व्यवहार करते थे। लोकल पुलिस एंड मजिस्ट्रेट सपोर्टेड द प्लांटर्स एक्शन। लोकल पुलिस और मजिस्ट्रेट जो है प्लांटर के एक्शन को सपोर्ट करते हैं। इस तरह से इंडिगो रिबेलियन हुआ। इंडिगो रिवोल्ट आर द ब्लू रिबेलियन, अंडरलाइन करते रहिएगा मेन पॉइंट्स। 1859 to 60, in 1859 the Rayot of Bengal refused to grow indigo and did not pay rent to the planters। रिफ्यूज कर दिया उनकी बातों को और रिवोल्ट कर दिया और मना कर दिया कि हम जो है पे नहीं करेंगे। The indigo factories and socially boycotted peasant who continued to work। They attacked indigo factories, इंडिगो की फैक्ट्रियों पर अटैक किया, सामाजिक बहिष्कार किया जो वहाँ पे काम करते थे। जमींदार अर्ड द रयोट टू रजिस्ट, जमींदारों ने भी रयोतों को रजिस्ट विद्रोह करने के लिए मतलब उनको अपने साथ लिया। भीम रिवोल्टेड द गोमस्था, गोमस्था जो बताया था हमने इसको उसके पहले चैप्टर में कि ये सरकार द्वारा नियुक्त वर्कर्स होते थे, कर्मचारी होते थे जो बाहरी लोग होते थे और हमारे बीवर्स और इनकी को देखभाल मतलब जो बिचौलिए का पद ख़त्म करके इनको नियुक्त किया गया था। हु कलेक्टेड रेंट, जो रेंट कलेक्ट करते थे। वर बीटन अप एंड द रयोत रिफूड, उनको भी पीटा गया। रयोत जो कल्टीवेटर्स थे ये इन्होंने मना कर दिया एडवांस टू सो इंडिगो, इंडिगो की खेती करने में। सितंबर 1860 द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो अंडर एनी प्रेशर, किसी भी दबाव में हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदापुर इन द नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, यहाँ से शुरू हुआ। एंड दिगंबर एंड विशंभर विश्वास, ये दो भाई थे दिगंबर एंड विशंभर विश्वास। इट सून स्प्रेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब इनके लीडरशिप में इंडिगो रिबेलियन शुरू हुआ और पूरे जिले में पूरे बंगाल में ये सब फैल गया धीरे धीरे। पीजेंट गॉट टुगेदर टू फाइल केसेस अगेंस्ट द प्लांटर्स। अल्टीमेटली द प्लांटर्स कुड नॉट withstand their collective mights and began shutting down factories। किसानों ने उनके खिलाफ केस किया और प्लांटर्स जो है कोई विटनेस इस तरह से अपने पक्ष में नहीं कर पाए और अपने फैक्ट्रियों को बंद कर दिए। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल वाज दैट enjoyed द सपोर्ट इंटेलेक्चुअल क्लास एंड अदर ग्रुप्स एज वेल, तो उनको सपोर्ट भी मिला दूसरे ग्रुपों का। रूरल एरियाज रिबेल्स वर सपोर्टेड बाय दियर लोकल जमींदार, किसके वहाँ के लोकल जमींदारों का भी सपोर्ट मिला ग्रामीण एरियाओं में। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्ट इस आंदोलन में भाग लिए। इन बंगाल द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स टू अपॉइंट द इंडिगो कमीशन, और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है को फोर्स होना पड़ा एक तरह से कि इंडिगो कमीशन, इंडिगो आयोग की नियुक्ति हुई। करप्ट प्रैक्टिस रिलेटिंग टू दिस सिस्टम द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द coercive method they used, thus the indigo production came to an end in बंगाल, और इस तरह से इंडिगो प्रोडक्शन जो है बंगाल में समाप्त हो गया। ग्रेजुअली इट मूव्स टू बिहार, जब बंगाल में सफल नहीं हुए तो बिहार की तरफ मुड़े। चंपारण
वर्कर्स द इंडिगो प्लांटेशन, जैसे चंपारण, बाद में हमने बताया था सत्याग्रह गांधी जब शुरू किए थे तो चंपारण में भी गांधी जी ने उनके सत्याग्रह में भाग लिए थे। लेकिन उसके पहले की बात है 1867-68, द फाइनल ब्लो टू इंडिगो कल्टिवेशन केम व्हेन अ चीपर सिंथेटिक डाई, मतलब एक ब्लो जब उसकी जगह पर सस्ता आर्टिफिशियल डाई का आविष्कार हुआ 19th सेंचुरी में। इन 1917 महात्मा गांधी टूक अप कॉज ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर अगेंस्ट द लोकल प्लांटर। जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे तो है भी इसमें कि महात्मा गांधी जो है 1917 जब अफ्रीका से लौट के आए 15 में, तो उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन का चंपारण में मदद किया था, उनके मतलब मूवमेंट में भाग लिए थे। तो चैप्टर चेकलिस्ट, व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर, देन रीड कीजिएगा इसे एंड रिकॉल एंड क्वेश्चन आंसर। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 3rd। I hope that you will read and watch video carefully, understand each topics and solve your question answer exercise, make notes in fair work. If you have any problem then you will ask me, I always present. Thanks. Welcome to all.